नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से लक्ष्य करियर पॉइंट के कक्षा 12 यूपी बोर्ड की फिजिक्स की कक्षा में। मेरा नाम है मनोज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत की कक्षा में। आज की इस खूबसूरत सी कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक प्रश्न बताऊंगा जो कि मैंने पिछले एपिसोड में एक होमवर्क के तौर पे दिया था। उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरफ। ओके, तो लेट अस गेट स्टार्टेड भाई। तो ये है अपना 3 कूलाम का आवेश, 3 कूलाम का आवेश, 3 कूलाम का आवेश, और इनकी जो डिस्टेंस है कितनी बच्चा? 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या फाइंड करना था कि भाई इस पे हमें किसी भी एक आवेश पर क्या निकालना बच्चा? इस पे हमें बल निकालना किसी भी एक आवेश पे। तो पहले देखो कितने पेयर बन रहे हैं, टोटल कितने जोड़े बन रहे हैं, है ना? तो जितने अलग अलग जोड़े इस वाले आवेश को शामिल करते हुए बनने चाहिए। तो सबसे पहला काम यही करेंगे अपन, इनको शामिल करते हुए अलग अलग जोड़े बनाओ। पहला तो ये हो जाएगा सर, एक आवेश है, 2 आवेश एक बल, ये भी 2 आवेश हैं, एक बल लग जाएगा। ठीक है बच्चा? ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये एंगल कितना है सर अंदर? 60 डिग्री का है। ये एंगल कितना है सर? 60 डिग्री का है। अच्छा, मैं अगर ये बोलूं कि क्या दोनों इक्वल हैं क्या? आंसर होगा यस सर, दोनों इक्वल ही होंगे। क्यों इक्वल होंगे भाई? क्योंकि आवेश बराबर है, 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, और डिस्टेंस भी बराबर है। तो मैं इस F1 और F2 को ऐसा कह सकता हूं, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू व्हाट? मैं बोलूंगा के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्यों इक्वल होंगे? आवेश बराबर हैं, दूरियां बराबर हैं, तो बल भी बराबर होंगे सर। ओके, तो अगर मैं इनको सॉल्व करूं बच्चा तो कितना जाएगा? K इंटू क्यू की वैल्यू कितनी बच्चा? Q1 3 है, Q2 3 है, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? इट इज सर 1 का स्क्वायर। तो कितना हुआ सर? 3 3 जा 9, मतलब 3 3 का 9K। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ 1 था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों ही बल क्या है? बराबर हैं। दोनों ही बल बराबर हैं, और एंगल कितना है? क्योंकि एंगल भी तो देखना होता है, बिना एंगल के कैसे सॉल्व करेंगे? एंगल क्या है इनका? बराबर है सर। अगर बल बराबर हो और एंगल 60 डिग्री हो तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं एक ए है, दूसरा भी ए है, दो सदिश है, दोनों बराबर हैं, और दोनों के बीच एंगल कितना है सर? 60 अंश। तो जो इनका परिणामी आने वाला ना बच्चा, परिणामी कैसे आएगा? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू कॉस 60 डिग्री। इनको हल करिएगा ना, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हुआ ना, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचा कितना? 1 1 2 1 3 ए स्क्वायर। तो भाई ए तो बाहर आ जाएगा, लेकिन √3 नहीं आएगा, तो कितना आ जाएगा? √3a। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर दो दो बल हो, बराबर हो, और उनके बीच एंगल कितना हो? 60 हो, तो इनका जो परिणामी बल निकला था ना, परिणामी बल सर, ये परिणामी बल कितना हो जाएगा? एफ नेट होगा √3f, और √3 तो ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी आई थी? 9 की आई थी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 9√3k। अब इसके आगे सॉल्व करना है तो कर लीजिए। 9√3k की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणा 10 की घाते 9। 9√3 के बाद k का मान कितना होता है बेटा? 9 गुणा 10 की घाते 9। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा? 9 9 81 √3 10 की घाते 9। यही अपना क्या है? आंसर है। यही अपना क्या है बेटा? आंसर है। देखिए जरा सा, एक बारी नोट करिए, नोट करिए, और देखिए क्या आप लोगों का सही था क्या? कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में फेंक के मारो क्या बातें सही थी, क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन है तो आसान, कुछ है नहीं। बाकी यहाँ से आप वो कर सकते थे कि अगर आपकी मर्जी हो कि सर हम ऐसा करना चाह रहे हैं,
मैं तो एफ नेट बराबर क्या निकालूंगा, F1 का स्क्वायर, फिर मैं निकालूंगा F2 का स्क्वायर, फिर निकालूंगा 2F1 F2 cos थीटा। तो बिल्कुल बेटा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी लेंदी हो जाएगा, एंड यू विल हैव टू हसल टू मच। इसमें आपको थोड़ा सा कष्ट ज्यादा होगा। इस बात को याद कर लो ना भाई, इस बात को याद कर लो, यदि बराबर बल 60 अंश कोण पर हों तो परिणामी जो निकलता है वो कितना होता है बेटा, √3f। परिणामी होगा √3f, मतलब जो बल था उसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यही आपका क्या आ जाएगा, परिणामी बल आ जाएगा। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई क्या? एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक का नाम है सर, देखो हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था हमने। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा? सर वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है, वैद्युत का मतलब आवेश और क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल, कोई भी जगह किसी भी आवेश के चारों ओर, किसी भी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा जगह, एक ऐसा एरिया जहां पे आप किसी भी दूसरे चार्ज को लाएंगे ना, तो उसको क्या फील होगा सर? इसको फील होगा वैद्युत बल। इसके कारण अब यहां पे आप Q0 लाओगे ना, तो इसके कारण इस पे क्या लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे दूसरे आवेश पर वैद्युत बल लगने लग जाए, उस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? इसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसके बारे में हमने ये चीजें सीखी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली बात है अपनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगली हेडिंग लगाएंगे बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब शुरुआत करते हैं, इसकी पहले परिभाषा लिखता हूं, फिर मैं समझाऊंगा इसको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है बेटा एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। सर क्या हुआ इसका मतलब, मैं कैसे समझूंगा इसको, मैं समझाने का प्रयास करता हूं भाई। आर यू रेडी? ओके। इससे पहले कि हम इसके परिभाषा को समझे, इसके फॉर्मूले को समझे, हमें यह समझना होगा कि सर एकांक आवेश क्या होता है ना? इसको अपन अंग्रेजी में बोल सकते हैं यूनिट चार्ज या पर यूनिट चार्ज। अगर कभी भी पर यूनिट शब्द आ जाए या फिर एकांक आ जाए, तो इतना याद रखना बेटा कि जो एकांक के बाद लिखा होगा, जैसे यहां क्या लिखा है, एकांक आवेश, तो भाई एकांक के बाद लिखी वाली जो वस्तु है ना, एकांक के बाद लिखी वाली जो यूनिट है, जो क्वांटिटी है, जो एंटिटी है, एकांक के बाद वाली राशि सदैव कहां आती है, हर में आती है। अगर कोई चीज हर में लिखी हुई है तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, एकांक के साथ। जैसे सर अगर मैं बोलूं चाल बराबर दूरी बटा समय, तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है एकांक समय में चली गई दूरी। तो एकांक शब्द का मतलब होता है जो भी क्वांटिटी एकांक कही जा रही है वो सदैव हर में आएगी, यानी पर यूनिट।
तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। उसी प्रकार अगर बोलूं एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, तो आवेश की बात की जा रही है, एकांक है, तो बेटा ये तो नीचे आएगा। एकांक आवेश पर क्या लग रहा है, जो लग रहा है या जिसकी बात की जा रही है वो कहां आएगा, ऊपर आएगा। एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इसका अगर मात्रक की बात करूं तो सर मात्रक इसका कैसे निकालेंगे, मात्रक निकालने के लिए वैद्युत बल का मात्रक रख दो और आवेश का मात्रक रख दो। सर वैद्युत बल यानी है तो बल ही, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा सर, न्यूटन। इस वाली लाइन को प्रति पढ़ते हैं और आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका एक मात्रक और होता है, ये वाली बात मैं आपको जब विभव पढ़ा रहा होऊंगा तब बताऊंगा, फिलहाल जान लीजिए। इसका एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम क्या लिखेंगे, एन पर सी, और नीचे वाले को लिखेंगे वी पर एम, वोल्ट पर मीटर। अगर इसके विमा की बात करेंगे तो विमा की बात कैसे करेंगे, बल का विमा क्या होता है बेटा, एम एल टी माइनस टू, अपॉन में आवेश की विमा क्या होती है सर, एटी, है ना। तो कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, वैद्युत क्षेत्र की विमा हो गई है, वैद्युत क्षेत्र की। अब ध्यान से सुनना, जो वैद्युत क्षेत्र होता है बेटा, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, ई से, कैपिटल ई से। तो ई बराबर क्या हो गया सर, वैद्युत बल को प्रदर्शित करेंगे एफ से, अपॉन में आवेश को प्रदर्शित करते हैं सर क्यू से। तो इसका जो पहला फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, ई बराबर एफ बटा में क्यू, ई बराबर एफ बटा में क्यू। और अगर मुझे यहां से बल निकालना हुआ, अगर मुझे यहां से बल निकालना हुआ तो कैंची गुणा करेंगे ना बेटा, कैंची गुणा करेंगे, एफ एक कम एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। ठीक है बेटा, तो ये जो बल है ये वैद्युत बल है, कैसा बल है बेटा, वैद्युत बल। लेकिन बोलेंगे कैसे हैं, हम इसको ऐसे बोलते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप बहुत याद करना है, मतलब जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, अगर कोई आवेश Q किसी वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है, तो उस आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल कितना होगा, F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई। मैं फिर से बोल देता हूं, अगर कोई आवेश Q वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, वैद्युत बल F बराबर होता है Q इंटू ई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन के साथ चलते हैं आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 1.5 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले
वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है बेटा, पहले स्क्रीन पॉज करो, वीडियो पॉज करने के बाद क्वेश्चन लगाने का प्रयास करो, है ना। आई होप कि आपने लगाने का प्रयास किया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखो बेटा, पहले तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसकी वैल्यू कितनी होती बालक? 1.6 10 की घाते -19 कूलम। ये क्यू का मान है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई है? तो आप बोलोगे सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ई दिया गया है, और ई की वैल्यू कितनी है? 1.5 10 की घाते -7 न्यूटन पर कूलम। अब अगर आपसे पूछे कि बल का मान बताइए, तो वैद्युत बल कितना होता है सर? वैद्युत बल F बराबर कितना होता है? Q इंटू ई। Q का मान और E का मान रखिए, फिर सॉल्व कीजिए। Q की वैल्यू है 1.6 10 की घाते -19, और E की वैल्यू है 1.5 10 की घाते -7। मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, हासिल लग गया 9, 15 कम 15 9 24। एक यहां पर दशमलव, एक यहां पर, तो नेट दशमलव कितने पे हुआ बेटा? 2 अंक पे। 2.40 10 की घात 19 का कर्जा था और 7 का कर्जा है, तो टोटल कितना कर्जा हुआ बेटा? 26 का। अब क्योंकि दशमलव के बाएं साइड पर एक डिजिट है, यानी ये वैसा ही लिखा हुआ है जैसा हमको चाहिए था, इसीलिए एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2.4 10 की घाते -26 न्यूटन। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। एक बार इसको देखिए, इफ यू गाइज आर क्लियर विद दिस। यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़े, क्वेश्चन इजी था। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। आर यू रेडी? हाँ ना बोलते जाया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका हमें क्या करना है? डेरिवेशन करना है भाई, इसका हमें डेरिवेशन करना है। एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको बताऊंगा कि इसको एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं, या फिर इसको याद कैसे करेंगे। ओके सर, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब कैसे करेंगे देखते हैं। मैं मान लेता हूं, माना आवेश Q से R दूरी पर बिंदु P है। तो देखो भैया, ये आवेश प्लस Q है, इससे R दूरी पर एक पॉइंट क्या है बेटा? P, है ना। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अभी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लस Q के कारण बिंदु P पर निकालनी है बेटा, प्लस Q के कारण बिंदु P पर। तो एक बात समझना,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला था, अगर आपने शुरुआत में पढ़ा था केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्या था, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। अब जो बल होता है वैद्युत बल, वो किसी न किसी एक दूसरे आवेश के कारण किसी एक आवेश पर लगता है। माने अगर आवेश की बात कर रहे हैं और वैद्युत बल की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम कितने चार्ज चाहिए सर, 2 चार्ज चाहिए। यहां पर अपने पास कितने चार्ज हैं, सिर्फ एक है। तो इस बात को दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि जब भी हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला डेरिवेशन कर रहे होंगे ना, तो हमें एक आवेश अपने से मानना पड़ेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, जिसको अपन बोलते हैं सर टेस्ट चार्ज, जिसको अपन बोलते हैं परीक्षण आवेश। मैं लिखूंगा बिंदु P पर प्लस Q0 एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश मानने पर, या कह दीजिए रखने पर, मतलब हमें क्या करना है बेटा, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश हमको रखना है, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश हमको रखना है बेटा। एक परीक्षण आवेश हमको रखना है, तो मैंने मान लिया कि क्या है, Q0 है। ये क्या हो जाएगा बेटा, Q0 कितना है, ये Q0 है। Q0। अब बोलो, अगर मैं ये बताऊं कि एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, तो पहले तो हमें यही देखना है कि बल कितना लग रहा है। तो लिखेंगे सर Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, जो Q0 है ना, इस पर बल कितना लग रहा है हमको ये देखना है। और ये तो सर निकलता है फोर्स के फॉर्मूले, जो कि हमें मिला था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सॉरी कूलाम के लॉ से, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से। तो देखिए सर, एफ की वैल्यू कितनी होगी, के Q1 की वैल्यू तो Q ही है, Q2 की वैल्यू Q0 है, अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, आर स्क्वायर है। तो अगर मेरे से बात किया जाए कि सर एफ की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर एफ तो आया है के Q0 बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमसे बल पूछा था या तीव्रता, तो आप बोलोगे सर ये तो तीव्रता का फॉर्मूला हमको निकालना था। अब अगर तीव्रता का फॉर्मूला निकालना था, तो मैं लिखूंगा बिंदु P पर तीव्रता, इसको मैं E से प्रदर्शित कर रहा हूं। तो बेटा तीव्रता होती क्या है सर, इसका फॉर्मूला तो होता था एकांक आवेश को ले जाने, एकांक आवेश पर कार्यरत बल, एकांक आवेश पर कार्यरत बल, यानी E इज इक्वल टू कितना, Q0 F, मतलब F बाई Q0। ये फॉर्मूला तो हम लोग सीख के आए थे ना, F बाई Q0। अब अगर मैं 1 बाई Q0 को बाहर निकालूं और F का मान यहां से पुट कर दूं, तो कितना बचेगा, के Q0 बाई आर स्क्वायर, Q0 से Q0 कैंसिल होगा, तो जो नेट E आएगा कितना आएगा बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण। और इसका मात्रक क्या होगा बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या यहां तक की बात क्लियर है, क्या क्या यहां तक की बातें क्लियर है क्या। अब इसको मैं याद करने के लिए आपको एक टेक्निक बताता हूं, इस टेक्निक को याद कर लेना तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, जेन्युइन टेक्निक है। देखो दो बातें आई है यहां, एक आया है बल, एक आई है तीव्रता। अब मुझे ये बात पता है बेटा कि जो बल होता है वो मिनिमम दो के बीच तो लगता ही है, अकेला इंसान अपने ऊपर बल नहीं लगा सकता। तो बल जो है मिनिमम दो आवेशों के बीच लगता है, इसलिए जो बल का फॉर्मूला होगा बेटा, उसमें आवेश कितने होंगे, दो आवेश, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तीव्रता जो है ना वो अकेले के कारण होती है, तो यहां पर कितना आएगा, केवल एक आवेश आएगा, माने के क्यू बाई आर स्क्वेयर। ये है फॉर्मूला।
के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या यहां तक की बात क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। यदि ये क्लियर हो तो हम लोग आगे बढ़े। और डिस्टेंस वगैरह देख लेना भाई, इनकी जो दिशा होती है ना, ये सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना एक सदिश राशि है। एक सदिश राशि है, और सदिश भी में इसकी दिशा किधर हो जाएगी? ई की दिशा होती है, ये शायद आगे आए भी, मैं भी बता दे रहा हूं। ई की दिशा क्या होती है? फिर ये होती है प्लस से दूर माइनस की ओर। ये क्या बातें बताई जा रही हैं, इस वाली बात को मैं अभी ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, जब आगे आएगा टाइम तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए इसको फिलहाल क्या करते हैं, होल्ड पे रखते हैं। अब आगे आते हैं छोटे से प्रश्न की तरफ। इससे पहले बेटा कि हम प्रश्न करें, मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सर दो बातें थी, बल एवं तीव्रता। तो बल क्या होता है बच्चा? एफ, कम से कम दो के बीच लगेगा, तो फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर तीव्रता की बात करें तो मिनिमम, ये तो अकेले के साथ भी लगा सकता है ना, तो मिनिमम का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, के Q1 बाई आर स्क्वायर। इन्हीं पर बेस्ड एक छोटा सा प्रश्न करते हैं, फिर अपन आगे आएंगे। एक छोटा सा प्रश्न, ओके। एक प्रोटॉन से 3 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। मतलब एक प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बताना है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। सबसे पहली बात तो क्या ये पॉइंट चार्ज है? आप बोलोगे हाँ सर बहुत छोटा है, यहां तक इतना छोटा है हमको दिखता तक नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा सर? पॉइंट चार्ज होगा, यानी बिंदु आवेश होगा, इसमें कोई संशय नहीं है सर। ओके, तो अगर मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं बेटा, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है ना, वो क्या होता है? बराबर, यानी मैग्नीट्यूड वाइज कितना होता है? दोनों का होता है 1.6 10 की घाते -19। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 1.6 10 की घाते -19 कूलम। ये क्यू की वैल्यू है। और सर आर कितना है? सर आर देखने में तो 3 सेंटीमीटर का लग रहा है, लेकिन 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 ये चलेगा नहीं। सेंटीमीटर को किसमें बदलेंगे? मीटर में, तब जाके ये चलेगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाते टाइम 10 की घाते -2 से गुणा कर दो, या फिर 100 से भाग कर दो, दोनों बातें वैलिड है। अब क्यों दे दिया है, आर दिया है, आपसे पूछा क्या था सर? हमसे तो ई का मान पूछा था, और अगर ई का मान पूछा बेटा, ई का मान पूछा है, तो ई की वैल्यू कितनी होती है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के का मान कितना होता है बेटा? 9 इंटू 10 की घाते 9, 9 इंटू 10 की घाते 9, इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है सर? 1.6 10 की घाते -19। ये क्यू का मान है, के का मान ये रहा, क्यू का मान ये रहा, अपॉन में दूरी, और दूरी कितनी है सर? दूरी है 3 गुणा 10 की घाते -2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है सर? हल करना है, केवल हल करके देखो क्या कैसा क्या मिल रहा है। तो हमने क्या किया सर? 9 को 1.6 को साथ में लिख लिया। अब 10 की घात देख लीजिए, 19 का कर्जा है, 9 की कमाई है। 19 का कर्जा है, 9 की कमाई है। अगर 19 कर्जा 9 कमाई, तो 10 रुपए कर्जा बचा रहेगा सर। अब देखो 3 का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा सर? 3 त्रिक 9। घात हो और घात के ऊपर फिर से घात लग जाए तो क्या बोलते हैं? घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात। और जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 10 की घाते -4। क्या बताओ, काट पाओगे इसको? काट पाओगे 9 से 9 को? पहली क्लास में बोला था बेटा, अगर इसको अच्छे से काटना है तो
समझदार हो, कटवाना तो पड़ेगा ही, अगर यहाँ काटना है तो कटवाना तो पड़ेगा ही। बचा कितना बेटा? सर ये बचा है 1.6 10 की घातें। ऊपर तो -10 पहले से था, नीचे से -4 है, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। फिर कितना होगा बेटा? 1.6 10 की घातें, -10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? -6। निकाल क्या रहे थे? ई, तो न्यूटन पर कूलाम, यही आपका आंसर है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? क्या ये बातें समझ में आई? कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो बातें, यदि आपको समझ में आई हैं तो डू लेट मी नो अबाउट दैट, कृपया मुझे उसके बारे में जानकारी दीजिए। एक क्वेश्चन मिस एज अ होमवर्क दे रहा हूं, ये भी आप देख लीजिएगा। अल्फा कण से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, अल्फा कण से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा कण से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, यहां पर दूरी तो आपके पास है 2 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर हम इसे मीटर में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ये अल्फा कण क्या होता है ना? तो अल्फा कण होता है बेटा हीलियम का नाभिक। हीलियम का जो नाभिक होता है उसको अल्फा कण कहते हैं। सर हमें तो मुद्दे की बात बताइए जो हमारे काम की हो, हम क्या जानेंगे, ये क्या करेंगे जानकर के अल्फा कण को क्या कहते हैं। तो आप सिंपल से जान लो जो यहां पर काम का है कि भाई जो अल्फा कण पर आवेश होता है ना, अल्फा कण पर आवेश वो कैसा होता है सर? +2e। अल्फा कण पे आवेश क्या होता है बेटा? +2e। और e का मतलब तो हमको पता ही है, 2 × 1.6 10 की घातें -19। तो ओवरऑल जो अल्फा कण पे आवेश होता है कितना होता है? प्लस का 3.2 10 की घातें -19 कूलाम। ये क्यू है, ये आर है, आपसे पूछा क्या है? ई का मान ना माने K/Q/r²। रखना, हल करना और कमेंट में इसका आंसर बताना, नहीं आए तो भी बोलना, सो दैट मैं इसको एक बार फिर से सॉल्व करके बता सकूं। आगे बढ़े। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? क्या ये बातें क्लियर है क्या बेटा? हाँ ना में बोलो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक अपना अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसा हमने बलों में पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत, वही सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होती है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण। तो इसको ऐसे बोलते हैं, आवेश निकाय के कारण। क्या बोलते बेटा? आवेश निकाय, आवेश निकाय के कारण किसी बिंदु पर, आवेश निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, इसको अपन अध्यारोपण का सिद्धांत फिर से कह सकते हैं। तो बेसिकली अध्यारोपण होता क्या बेटा? सर एक साथ दो से मतलब एक साथ एक से ज्यादा सदिशों को जोड़ना, यही अध्यारोपण होता है। आप 11वीं में तरंगों का अध्यारोपण पढ़ के आए थे, याद करो आपने क्या पढ़ा था वहां कि भाई कोई तालाब है, उधर एक पत्थर इधर मारा एक पत्थर इधर मारा, तो दोनों की जब वेव्स मिलेंगी ना आके,
तो वो जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं या इसको कह दीजिए ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, जब ये किरणें जब ये तरंगे एक जगह ओवरलैप करती हैं तो उस मीडियम यानी पानी में क्या होता है सर, वहां होता है अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन हो जाता है। तो सुपरपोजिशन का मतलब होता है एक से ज्यादा सदिशों का एक ही मीडियम में आके मिलना। यहां पर भी तो वही बात है सर, इसलिए इसको अध्यारोपण का सिद्धांत कह सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अगर मैं बोलूं कि सर ये आवेश है Q1, आवेश है Q2, आवेश है Q3 और पॉइंट है अपना P, और फिर बताऊं कि भाई देखो यहां से जो डिस्टेंस है वो R1 है, यहां से जो डिस्टेंस है वो R2 है, अब देखिए सर अगर मैं इनकी बात करूं सर, तीन आवेश है, तीनों से डिस्टेंसेस क्या क्या है, R1 है, R2 है डिस्टेंस और R3 है डिस्टेंस, R1 R2 और R3। तो अगर मैं इनसे तीव्रताओं की बात करूं कि भाई P पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बेटा वो क्या होगी सर, वो होगी ई नेट बराबर सबका सदिश योग, जितनी भी अलग अलग तीव्रताएं आई है ना सबका सदिश योग, एक मिनट बच्चा, सबका सदिश योग, यही है नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके आगे और होंगे और लगा देंगे। यह है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। तो मैं इसका स्टेटमेंट लिखे दे रहा हूं, फिर आप इससे नोट कर लेना। स्टेटमेंट है आवेश निकाय के कारण, सुंदर सी नोट्स में बनाते जाना, आप सबके पास अपनी अपनी फेयर यानी नोट्स बनती जानी चाहिए। आवेश निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र परिणामी वैद्युत क्षेत्र अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। फिर वही सेम बात है भाई, जितने आवेश होंगे उतने वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और फिर देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्रों के बीच डिस्टेंस एंगल कितना है, फिर इस बेसिस पर इनको निकाल लेंगे, है ना, इस बेसिस पर इनको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और E2 ये है, ये E3 है, ये E1 है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, अलग अलग तीव्रताएं निकालेंगे और अलग अलग तीव्रताएं निकालने के बाद इन सब का हम क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे और हमको नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी न्यूटन पर कूलाम में। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? कितने मिनट लगा दी? टाइम कितना हो गया? 40 हो गया, बस करते बहुत ना। चलो आज मैं आपको यहीं तक छोड़ के जा रहा हूं। कल की क्लास से हम लोग डाइपोल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। कल की क्लास में जो पढ़ेंगे डाइपोल पढ़ेंगे, यानी द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है, कैसे होता है, इनका क्या क्या एप्लीकेशन है, सब कुछ पढ़ेंगे। छोटी छोटी कक्षाएं क्या होती हैं बेटा, इफेक्टिव होती हैं। आपका मन भी लगा रहेगा और हमारा जो उद्देश्य है वो भी पूरा होता रहेगा। तो इजाजत दीजिए मुझे, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए हैव अ वेरी ग्रेट डे।